हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे हो। आज की जो बिजनेस स्टडी क्लास है उसमें हम फाइनेंशियल मार्केट का फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। 3 पार्ट ऑलरेडी क्लास आपकी अपलोड हो चुकी है, जिसमें हमने मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे करने जा रहे हैं, जो है मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट। अब एक बात तो ये देखिए कि फ्लोटेशन होता क्या है। फ्लोटेशन और इश्यू एक ही चीज होती है, ठीक है। एक तरह से हम जब शेयर वगैरह या सिक्योरिटी वगैरह इशू करते हैं तो उसको हम फ्लोटेशन पे रखते हैं, ठीक है। एक सर्टिफिकेट देते हैं, उसके बदले में कुछ पैसा लेते हैं, और जब हमें सर्टिफिकेट वापस चाहिए तो उसके बदले में जो पैसा ऑलरेडी हमने लिया था वो हमें रिटर्न करना पड़ेगा। तो एक तरह से ये फ्लोटेशन ही होता है। तो मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटी इन प्राइमरी मार्केट मीन्स, प्राइमरी मार्केट मीन्स जिस टाइम पहली बार इन्वेस्टर को सिक्योरिटी इशू की जाती है तो उसकी बात कर रही है कि एक कंपनी होता है, वो इन्वेस्टर को सिक्योरिटी किस हिसाब से इशू करता है। मीन्स मेथड ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज भी बोल सकते हो आप, लेकिन आपको ध्यान रखना ये प्राइमरी मार्केट की बात हो रही है, सेकेंडरी मार्केट की बात नहीं हो रही है। सेकेंडरी मार्केट में तो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ट्रांजेक्शन होती है, तो देयर आर नो एनी प्रॉब्लम सच टाइप, ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटी या मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटी इन प्राइमरी मार्केट। तो आपके यहाँ पे 5 मेथड है, देयर आर 5 मेथड। तो हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझना, एग्जांपल के साथ आपको कराऊंगा, ठीक है। देखिए आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट मेथड है पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्ट। सबसे पॉपुलर मेथड है ये। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोस्पेक्ट हम एक इशू करते हैं पब्लिक को। हम एक प्रोस्पेक्ट छपवाते हैं, जैसे स्कूल का प्रोस्पेक्ट होता है कि इस स्कूल में आपको एडमिशन लेगा तो आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, कौन कौन से टीचर आपको पढ़ाएंगे, क्या क्या यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है, वो सारी डिटेल्स होती है प्रोस्पेक्ट में स्कूल वाले। सेम टू सेम कंपनी के प्रोस्पेक्ट में कंपनी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होती है, वो पब्लिक को इशू किया जाता है, ठीक है। और उस प्रोस्पेक्ट में एक फॉर्म लगा होता है जिसमें उनको यह बताया जाता है पब्लिक को कि हमारी कंपनी ने शेयर इशू या डिवेंचर इशू कर रखे हैं, आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो ये एक पॉपुलर मेथड है। तो पहले तो हम इसको पढ़ेंगे, फिर हम इसको डायग्राम बनाएंगे, समझेंगे। अंडर दिस मेथड द कंपनी इनवाइट द जनरल पब्लिक, ध्यान रखिए जनरल पब्लिक को इन्वाइट करेगी, टू सब्सक्राइब इट्स शेयर एंड डिवेंचर, जो भी सिक्योरिटी है, थ्रू इशू ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये हमारा मेथड है। इसमें हम प्रोस्पेक्ट इशू करते हैं। द प्रोस्पेक्ट कंटेन, क्या क्या आइटम होती है प्रोस्पेक्ट में, देखिए एवरीथिंग अबाउट द कंपनी। जैसे स्कूल के प्रोस्पेक्ट में स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, इन द सेम मैनर कंपनी के प्रोस्पेक्ट में भी कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। दिस डिटेल्स हेल्प द पब्लिक टू अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट द अर्निंग पोटेंशियल एंड रिस्क इन द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट। अब इस प्रोस्पेक्ट को पढ़ के जो पब्लिक होता है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं कि उसका पोटेंशियल कितना है, मीन्स वो कितना अर्निंग कमा सकती है, और उसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो, मीन्स प्रपोज इन्वेस्ट करते हो, तो रिस्क कितना रहेगा, ठीक है। तो ये उस इंफॉर्मेशन जो दी होगी उसके थ्रू उसमें पता लगेगा। इंफॉर्मेशन में जनरली क्या होता है, इंफॉर्मेशन में जनरली होता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फंड, ठीक है। फंड को हमें कलेक्ट करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है कंपनी की बैकग्राउंड क्या है, फ्यूचर एस्पेक्ट्स हम क्या रखते हैं कंपनी के। तो इस तरह की डिटेल होगी, जिससे ये डिटेल क्या करेगा, दिस डिटेल हेल्प द पब्लिक टू अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट द अर्निंग पोटेंशियल। उसमें पब्लिक को पोटेंशियल का पता लगेगा, रिस्क का पता लगेगा कि वो जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है उसमें कितना रिस्क है, ठीक है। दिस मेथड रिक्वायर बैंकर्स, ब्रोकर एंड अंडरराइटर टू वर्क एज इंटरमीडिएटर। कोई जरूरी नहीं है इंटरमीडिएटर हो, लेकिन कई बार इसमें इंटरमीडिएटर भी हो सकते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोस्पेक्ट सेल करते हैं, ठीक है। और फिर प्रोस्पेक्ट लेके लोग उसको क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं, ठीक है। जनरली जो रियल एस्टेट का जो आपने देखा होगा फ्लैट वगैरह निकलते हैं सोसाइटी में, वो सारे प्रोस्पेक्ट के थ्रू ही निकलते हैं, ठीक है ना। तो एक तरह से कंपनी जब अपने शेयर इशू करता है तो वो प्रोस्पेक्ट वाला मेथड यूज करता है, तो वो सेम ही चीज होता है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा महंगा मेथड है, ठीक है। अब इसमें कुछ ये पॉइंट्स है, आप इसको देखिएगा।
मोस्ट पॉपुलर मेथड, रिक्वायर एडवर्टाइजमेंट एंड असिस्टेंस ऑफ ब्रोकर, बैंकर्स, अंडरराइटर एटसेट्रा। आपको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है क्योंकि आप पब्लिक ऑफर कर रहे हो, तो पब्लिक को कैसे पता लग गया कि आपकी कंपनी ने इशू कर रखा है। तो अगर आपने इशू कर निकाल रखा है तो आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, जो डिफरेंट असिस्टेंट होते हैं उसकी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। प्रोस्पेक्ट इन एन इन्विटेशन, ध्यान से देखिएगा, प्रोस्पेक्ट क्या होता है, इन्विटेशन होता है। इट हेल्प टू इन्फॉर्म एंड अट्रैक्ट द इन्वेस्टिंग पब्लिक। इसका मेन काम होता है कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट करना चाहती है उसको अट्रैक्ट करना। तो देखो प्रोस्पेक्ट दोनों पर्पज से ही काम आता है हमारे। कैसे आता है, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। तो प्रोस्पेक्ट के क्या क्या बेनिफिट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। दोनों साइड में इसके बेनिफिट है, कंपनी के लिए बताऊंगा और शेयर होल्डर के लिए बताऊंगा, कंपनी के लिए और इन्वेस्टर के लिए। कंपनी के लिए क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है किसको, द प्रपोज्ड इन्वेस्टर। प्रपोज्ड इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर हमारी कंपनी में आने वाले हैं उसको अट्रैक्ट करता है। और इन्वेस्टर को क्या होता है, इन्वेस्टर को एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो, हेल्प टू अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट। अंडरस्टैंड करने में और इवेल्युएट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो प्रोस्पेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मेथड भी बहुत पॉपुलर है, ठीक है ना। लगभग कंपनी है मोस्टली वो इसी मेथड को यूज करती है। पब्लिक को प्रोस्पेक्ट दिया, अब पब्लिक प्रोस्पेक्ट पढ़ेंगे, इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि भैया इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, असिस्टेंट का बीच में हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारे इस मेथड में कवर हो रही है। तो पहला मेथड आपका हो गया। चलते हैं नेक्स्ट मेथड, ऑफर फॉर सेल। ध्यान से पढ़िए, ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या था, पब्लिक को इश्यू नहीं किया जाता डायरेक्टली, इसमें पब्लिक को इश्यू नहीं किया जाता। इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये कंपनी है, ठीक है। एक होता है इंटरमीडिएटरी जो बीच में होते हैं, और एक होता है पब्लिक। अब जो पहला हमने केस पढ़ा था वहां तो क्या था, कंपनी डायरेक्ट पब्लिक को सेल करती है, ठीक है। लेकिन अब इस केस में कंपनी पब्लिक को तो इश्यू करती है बट ये डायरेक्टली नहीं करती। ये क्या करती है, ये इंटरमीडिएट के थ्रू करती है। तो ये सबसे पहले इसको सेल करेगी, ठीक है, और फिर ये क्या करेगा, इसको पब्लिक को सेल करेगा। अब आप कहोगे ये तो सेकेंडरी मार्केट हो गया। सेकेंडरी मार्केट नहीं है भाई, सेकेंडरी मार्केट तो उस पर्सन के इन्वेस्टर के पास आने के बाद में होता है। ये तो एक बीच में इंटरमीडिएटरी है, ठीक है ना। एक तरह से ब्रोकर है, ये ब्रोकर का काम करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारी सेल होती है वो कैसे होती है, 2 स्टेप में होती है। आप इसको ध्यान रखें, 2 स्टेप्स में होती है। पहले होता है कंपनी टू इंटरमीडिएटरी, ठीक है, इंटरमीडिएटरी टू पब्लिक। अब क्या करते हैं, ये पूरा पूरा लॉट बेच देते हैं उसको, जितने भी शेयर हैं 5-10 लाख जो भी है वो सारे सारे इसे इंटरमीडिएटरी को बेच देते हैं। और इंटरमीडिएटरी क्या करता है, उसको फिर आगे सेल करता है पब्लिक को, ठीक है ना। और ये क्या कमाता है, यहाँ से प्रॉफिट अर्न करता है। क्लियर हुआ कुछ, मीन्स कंपनी का इस मेथड में कोई इतना टेंशन नहीं है। कंपनी एक इंटरमीडिएटरी को ढूंढता है, उसको सारा का सारा जितने भी शेयर है वो उसको दे देते हैं। फिर इंटरमीडिएटरी का जो काम होता है वो पब्लिक को इश्यू करना, ठीक है, वो ये काम होता है। और इसके बदले में वो उसको हायर प्राइस पे बेचते हैं। मीन्स जो उसका जो बीच का पार्ट होता है, जो पब्लिक को जो इश्यू करते हैं वो, और जो उसने कंपनी से लिया है वो क्या होता है, इंटरमीडिएटरी की इनकम होती है, ठीक है। तो अब आप इसमें देखेंगे क्या लिखा हुआ है, इट इज इनडायरेक्ट वे ऑफ सेलिंग सिक्योरिटीज।
ये एक इनडायरेक्ट वे है, ठीक है ना। मीन्स हम डायरेक्ट ना जाके हम इनडायरेक्ट जाएंगे, 2 स्टेप में करें काम। ये स्टेप नंबर 1 और ये स्टेप नंबर 2। अंडर दिस मेथड द एंटायर लोड, एंटायर मीन्स सारा, सिक्योरिटी आर फर्स्ट सोल्ड टू इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी को वो फिक्स एक प्राइस होता है, उस पर सेल कर दिया जाता है। जैसे हमने ये पढ़ा था होल लॉट, इसको क्या कर दिया गया, सेल कर दिया। द इंटरमीडियरी में इश्यू हाउस, स्टॉक ब्रोकर, ये कोई भी हो सकता है, इश्यू हाउस भी हो सकता है, स्टॉक ब्रोकर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। द इंटरमीडियरी देन रिजल्ट दिस शेयर टू द इन्वेस्टिंग पब्लिक एट हायर प्राइस, ठीक है ना। द इश्यू कंपनी सेव फ्रॉम द टेडियस प्रोसेस इन्वॉल्विंग इन मेकिंग पब्लिक इशू। अब इसको क्या होता है, कंपनी को क्या होता है, फायदा हो जाता है। कंपनी में इसको फायदा हो जाता है। क्या फायदा हो जाता है, अब आप बताइए। वो डायरेक्ट इसको सेव कर रहा है तो क्या हो जाएगा, सेव्ड फ्रॉम फॉर्मेलिटीज, ठीक है ना। उसको फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती बहुत सारी, वो डायरेक्ट उसने इंटरमीडिएट को दिया, बस बात खत्म, ठीक है। तो सेव फ्रॉम फॉर्मेलिटीज। भाई इसको समझ लेना, सिंपल सा पॉइंट है। अब इसमें कह रहा है कि जो डिफरेंस है बिटवीन द परचेज प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, वो क्या होता है, वो प्रॉफिट होता है किसका, इंटरमीडिएट का, ठीक है ना। जैसे मान लो इसने बात हो रही है यहाँ पे कि उसने 10 रुपये में खरीदा है, ठीक है, 1 से 10 रुपये में खरीदा है, और इसने आगे उसको 11 रुपये में सेल कर दिया, तो 1 रुपये क्या हो गया, इसका प्रॉफिट हो गया पर से, ठीक है। तो इस हिसाब से ये ऑफर फॉर सेल वाला टॉपिक आपका हो चुका है। देखो ये सेपरेट टॉपिक भी आ सकते हैं 5 या 6 नंबर के, तो इसको ध्यान से करिएगा। पूरा फाइनेंशियल मार्केट वाला चैप्टर है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है इस चीज में देखिए, सेम टू सेम ऑफर फॉर सेल की तरह होता है, सेम टू सेम ऑफर फॉर सेल की तरह होता है, ठीक है ना। बट इसमें क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, डायग्राम बना के आपसे भी देखिएगा। कंपनी, लेकिन यह पब्लिक नहीं होता, पब्लिक नहीं होता। यहाँ पे कुछ क्या होता है, प्राइवेट पर्सन होते हैं। इसका नाम क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे मैं स्पेशल क्लाइंट। स्पेशल क्लाइंट कौन होते हैं हम बताएंगे अभी। स्पेशल क्लाइंट, ये पब्लिक को ऑफर नहीं किया जाता है, देखिए ऑफर पर सेल होता है वो पब्लिक को किया जाता है। इसमें बीच में होता है वो इंटरमीडियरी, ठीक है। अब क्या करते हैं, कंपनी पहले इसको सेल करती है, और फिर इंटरमीडिएट क्या करते हैं, फिर इसको सेल करते हैं स्पेशल क्लाइंट। अब स्पेशल क्लाइंट कौन होते हैं, मैं यहाँ पे 2-3 नाम लिख रहा हूँ, आप भी देख लीजिएगा। ये जो स्पेशल क्लाइंट होते हैं, यूटीआई जिसको बोलते हैं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एलआईसी, ठीक है ना, ये सारे हमारे क्या होते हैं, जीआईसी भी लिख सकते हो आप। तो ये हमारे स्पेशल क्लाइंट है। स्पेशल क्लाइंट इन द सेंस कि इनका काम ही क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करना होता है। आपने देखो हम एलआईसी करवाते हैं, तो एलआईसी कराते हैं तो एलआईसी हमारा पैसा कुछ टाइम बाद में डबल करके देता है। तो डबल क्या, उसके पास कोई जादू थोड़ी होता है कि वो डबल कर लेता है। वो क्या करता है, उस पैसे को आगे इन्वेस्टमेंट करता है डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज में, और वहां से जो अर्निंग होता है उसमें कुछ पार्ट अपन रख लेता है और कुछ आपको दे देता है। तो ये स्पेशल टाइप के इन्वेस्टर हैं, मीन्स ये स्पेशल टाइप के क्लाइंट हैं। इन स्पेशल टाइप के क्लाइंट को क्या किया जाता है, यहाँ पे शेयर किया जाता है। मेथड आपका वही है, इंटरमीडिएट के थ्रू ही शेयर किया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे पब्लिक नहीं होती, पब्लिक की जगह स्पेशल क्लाइंट होते हैं, लाइक यूटीआई, एलआईसी, जीआईसी, ठीक है ना, मीन्स जिसका काम ही इन्वेस्टमेंट करना। अब हम देखते हैं स्लाइड को। प्राइवेट प्लेसमेंट इज द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, पता है
बाय कंपनी टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, कंपनी से ये काम क्या होता है, जैसे LIC UTI जो इंस्टीट्यूट इन्वेस्ट करती है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब होता है जो इंस्टीट्यूट इन्वेस्ट करती है, ठीक है ना, एंड सम सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स, दिस मेथड हेल्प टू रेज कैपिटल मोर क्विकली, इसमें क्या होता है कंपनी के पास बहुत जल्दी पैसे आ जाते हैं, देख पब्लिक ऑफर फॉर सेल वाले में भी जल्दी पैसे आ जाते हैं, क्योंकि कंपनी को बिना कोई फॉर्मेलिटीज किए वो इंटरमीडिएटरी को क्या कर देता है, सेल कर देता है, और इंटरमीडिएटरी फिर इसको क्या कर देता है, आगे सेल कर देता है, जितना भी जो प्रोसेस होती है वो सारी इंटरमीडिएटरी के थ्रू की जाती है। तो कंपनी के पास क्या होता है, एक तो उसका इजीली सेल हो जाता है, तो अब इसको लिख सकते हो इजीली सेल ऑफ सिक्योरिटीज, दूसरा क्या है, reduce in more formalities, जो भी फॉर्मेलिटीज है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। तो याद रह जाएगा ऑफर फॉर सेल और प्राइवेट प्लेसमेंट दोनों एक जैसे हैं, बस वहाँ पे पब्लिक आता है, ये स्पेशल क्लाइंट आता है। स्पेशल क्लाइंट का नाम लिख दीजिए, UTI LIC जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उन्हीं को हम स्पेशल क्लाइंट बोलते हैं, ठीक है। अब इसको देखिएगा, इट इज ए वे ऑफ सेलिंग सिक्योरिटी टू प्राइवेट इन्वेस्टर टू इंश्योर शेयर अवेलेबल टू ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ सुटेबल इन्वेस्टर, डज नॉट रिक्वायर अंडरराइटिंग, इसमें अंडरराइटिंग कुछ नहीं होता, डायरेक्ट जाओ। इट इज ए बेनिफिशियल ऑफ ऑल टाइप ऑफ कंपनी, सभी कंपनी के बेनिफिट होता है क्योंकि इसमें खर्चा कम आता है और टाइम भी कम लगता है, ठीक है। टाइम कम इसलिए लगता है, खर्चा कम इसलिए आता है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो कोई थोड़ा बहुत इन्वेस्ट नहीं करता है, वो एक बहुत बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। तो इंटरमीडिएटरी को जनरली कई बार क्या होता है, मतलब इंटरमीडिएटरी के पास एक ही कंपनी से ऑर्डर आ जाता है कि हम आपके जितने भी शेयर है वो हम मार्केट में बिकवा देंगे, ठीक है। तो ये भी एक फायदा है, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट आपका हो चुका है। नेक्स्ट है राइट इश्यू। राइट इश्यू मीन्स यू हैव ए राइट। राइट इश्यू कैसे याद करो, यू हैव ए राइट, बहुत जल्दी याद होगा। यू हैव ए राइट, अब बस राइट है टू एक्सरसाइज दिस फैसिलिटी, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। राइट इश्यू में कहता है यू हैव ए राइट टू एक्सरसाइज दिस फैसिलिटी। फैसिलिटी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो प्रैक्टिकली बात करेंगे सारी, जैसे हमें केस स्टडी है, एक कंपनी है, ठीक है, उन्हें राइट शेयर निकाला, 10,000 राइट इश्यू निकाले, इसमें नाम लिखा हुआ है राइट इश्यू, ठीक है। इसका जो मार्केट प्राइस है वो है 20 रुपीज, लेकिन राइट इश्यू प्राइस है 15 रुपीज। ऐसा क्यों भाई, क्या होता है ये? देखो एक कंपनी अपने जो शेयर होल्डर है उसको राइट इश्यू इसलिए करती है कि उसमें कुछ कंडीशंस होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप 3 साल हमारी कंपनी में रहोगे तो आपको राइट इश्यू दिया जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से उसको लालच देती है कंपनी। तो इसका जो मेन अल्टीमेटली जो टारगेट होता है वो होता है हमारी कंपनी के टर्नओवर को स्टेबल करना, कंपनी के टर्नओवर को अभी कम नहीं करना है हमें। जो एम्प्लॉय हमारे पास आ रहे हैं रेगुलर उन्हीं को हमें रखना है, क्योंकि अगर हम उन्हीं को नहीं रखेंगे, नया रखेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती जाएगी, ठीक है। तो राइट शेयर को इशू करने का मेन जो पर्पज है वो यही है कि हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे जो कैपेसिटी है उसको स्टेबल रखना, ठीक है। और दूसरा इसमें फैसिलिटी क्या मिलती है, मैंने आपको बताया था कि जो शेयर होता है वो मार्केट प्राइस से कम पे मिलता है। अब आपके पास ये राइट है, ठीक है ना, आप इसको एक्सरसाइज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, छोड़ भी सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या है कि एक तरह से ऑप्शनल है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑप्शनल,
ठीक है ना। ये ऑप्शनल है, आपको जरूरी नहीं है कि आप उसको फॉलो कीजिए। आपको शेयर लेने लेने ऐसा कुछ नहीं होता, मन करे तो ले लेना, नहीं तो मत लेना, कोई जरूरी नहीं है। ए राइट इश्यू इज एन इन्विटेशन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो सिंपल सी बात है, राइट इश्यू किसको दिया जाएगा? जो पहले से, उन्हीं को तो चिंता हो रही है ना कि हट ना जाए, उन्हीं को ये शेयर इश्यू किया जाए। तो राइट इश्यू इज इन्विटेशन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर to purchase additional new share in the company in proportion of their existing holding. Right issue are offered when existing company issue additional share to increase their capital. ठीक है, राइट इश्यू उस टाइम निकाला जाता है जिस टाइम और इश्यू किया जा रहा है। इट इज जनरली ऑफर्ड एट प्राइस बिलो द करंट मार्केट प्राइस। जो अभी मैंने पढ़ा था, ये देखो ये 20 रुपए का है और ये फिर कितने का इश्यू किया उसने? 15 रुपए का। तो ये क्या है? बिलो द करंट मार्केट प्राइस। तभी तो वो खरीदेंगे। अगर मैं कहूँगा 20 वाला 20 में ले ले, तो वो कहेगा इसमें भी बात क्या है, जब जरूरत होगी तो मैं ले लूंगा। लेकिन 20 वाला उसको 15 में दिया जा रहा है, तो वो कहने की जरूर सोचेगा कि अगर वो पैसा पड़ा है तो इसका कितना मेथ निकालेगा, क्या सब कुछ करेगा वो, क्योंकि कॉमर्स का स्टूडेंट है तो अल्टीमेटली वो इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ अपनी कैलकुलेशन तो बिठाएगा ना। तो जनरली ये जो राइट इश्यू होता है उसका जो प्राइस होता है वो मार्केट प्राइस से कम होता है। ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इन्विटेशन दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये आप शायद देख लीजिएगा। अब इसमें कुछ बातें लिखी हुई है नीचे। इट इज ओनली अ राइट, देयर इज नो ऑब्लिगेशन। ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ये सिर्फ आपका राइट है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं। ऑब्लिगेशन मीन्स वो होता है जो आपको कंपल्सरी करना ही करना है। राइट मीन्स आपके पास राइट है, यू हैव ए राइट, बट यू एक्सरसाइज और नॉट एक्सरसाइज इट डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर है। 20 वाला माल 15 में खरीदना है तो बताइए, नहीं खरीदना है तो बताइए, ठीक है ना। तो ये ऑब्लिगेशन नहीं है, एक राइट है। इट इज ए चांस टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू परचेज एडिशनल न्यू शेयर इन द कंपनी एट ए डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट हम किसको बोलते हैं? जो अभी सस्ता रेट बेच रहे हैं उसी सस्ते को हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं। मीन्स जो मार्केट प्राइस है वो मोर देन इश्यू प्राइस है, ठीक है। तो एक तो आपको ये याद कीजिए कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इश्यू किया जाता है, ठीक है। दूसरा ये इट इज ए राइट नॉट ए ऑब्लिगेशन, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है ये, ठीक है, कि ऐसा क्या हो रहा है। और इसमें जनरली इट इज ऑफर एट ए डिस्काउंट या बिलो द करंट प्राइस, एक ही बात है, आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो राइट इश्यू कंप्लीट। ये है आज का नए टाइम का नया मेथड ऑफ रोटेशन। क्या है? ई आईपीओ। ई आईपीओ मीन्स जो आईपीओ है वो किसके थ्रू हो रहा है? इंटरनेट के थ्रू होता है, ठीक है ना। इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं आईपीओ। इट रेफर टू इश्यूइंग सिक्योरिटी थ्रू ऑनलाइन सिस्टम। इसमें जो सिक्योरिटी इश्यू की जाती है वो सर किसके थ्रू की जाती है? ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू की जाती है। सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर हैव टू बी अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन एंड प्लेसिंग ऑर्डर विद द कंपनी। सेबी ब्रोकर को रजिस्टर्ड, जो ब्रोकर है ना सेबी से रजिस्टर्ड, उसको अपॉइंट किया जाता है। वो पब्लिक से एक्सेप्टेंस लेंगे और एप्लीकेशन वहां पे जमा कराएंगे कंपनी में। द इश्यूइंग कंपनी शुड आल्सो अपॉइंट ए रजिस्ट्रार टू द इश्यू। द शेयर कैन बी लिस्टेड इन एनी स्टॉक एक्सचेंज अदर देन एक्सचेंज थ्रू विच इट वाज ऑफर्ड फॉर इट्स सिक्योरिटीज। तो क्या समझ में आया भाई, क्या कर रहा है ये? तो हम कुछ बातें लिख रहे हैं साइड में, आप उनको ध्यान रखिएगा। यहाँ को समझ में आया ना आया जो भी है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इट इज ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ये आप लिख लीजिए। इट इज ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। आपको पता है कि सेकेंडरी मार्केट हम पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब कंपनी क्या करेगा इसमें? कंपनी के रजिस्टर्ड ब्रोकर को अपॉइंट करेगा, रजिस्टर्ड ब्रोकर को, ठीक है ना। रजिस्टर्ड ब्रोकर को अपॉइंट करेगा किसके लिए? एक्सेप्टिंग एंड प्लेसिंग ऑर्डर। क्या एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन आप इसमें लिख सकते हो, फॉर एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन एंड प्लेसिंग ऑर्डर।
तो ये इसमें लिखा हुआ है कि इशू कंपनी है, उसको अपना क्या करना पड़ेगा, अपना रजिस्ट्रार अपॉइंट करना पड़ेगा। इस इशू के लिए एंड द शेयर कैन बी लिस्टेड इन एनी स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना, अदर देन द एक्सचेंज थ्रू विच इट इज ऑफर्ड फॉर द सिक्योरिटी। स्टॉक एक्सचेंज में इसको लिस्टेड करा के वो इंटरनेट के थ्रू पब्लिक को ऑफर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ मेन बातें हैं। EIPO 1 या 2 मार्क्स का आ सकता है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ऑनलाइन मोड में होता है, ठीक है। सेबी के रजिस्टर्ड वर्कर है वो इसके लिए अपॉइंट किए जाते हैं। अपॉइंट में क्या क्या काम होता है उसका, एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन और डिपोजिंग एटसेट्रा, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। और शेयर को फिर लिस्टेड कराया जाता है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में, और फिर ऑफर की जाती है। ऑफर किसको की जाएगी, पब्लिक को की। तो इस हिसाब से ये हमारे 5 मेथड हो चुके हैं फ्लोटेशन के मेथड, अच्छे से कर लेना। और हम जितना भी टॉपिक बच गया वो हम नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे हम करते रहेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।